रवैया ये है कि जब मैं मुखालिफ को थाने बुलवाता हूँ तो पीछे पे रवैया होता है कि इसकी सफाई की जाए, और ये मिनासुल कौम है। अगर कोई थानेदार किसी आदमी से अच्छे अंदाज से पेश हो तो कहते हैं जी आपका दामाद लगता है, ऐसे बैठाया हुआ है आपने इसको। तो ये हमारा अपना रवैया जो है वो ग्रेरियन है, एक गैलेटेरियन नहीं है, और उसको हम पुलिस को इस्तेमाल करते हैं इंतकाम के अंदाज से। मतलब आपके ख्याल में कि हमारी नीयतों में फितूर है, इसीलिए अब तक इस्लाहात पर अमल दरामद नहीं हो सका? नीयत की बात नहीं, मैं हमारे रवैयों में फितूर है। अच्छा खालिद रांझा साहब, पार्लियामेंट से ब्यूरोक्रेसी तक हम देखते हैं पुलिस का फरसूदा निज़ाम बदलने की ज़रूरत सब महसूस करते हैं, बातें भी सब करते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाता। बार बार की तरमीम ने पुलिस ऑर्डर 2000 का चेहरा भी मस्त करके रख दिया है। बात चीज़ है कि जब हम होते हैं अपोजिशन में फिर हमें सब अच्छी बातें सूझती हैं, जब हम जाते हैं गवर्नमेंट में तो वो भूल जाते हैं, और वो जो हमारा है ना सोच वो हम पे हावी हो जाती है, और हम उस लिहाज से हमें अच्छा रवैये को हम कमज़ोरी समझते हैं, अच्छे रवैये को हम बेहतरी नहीं जानते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा माइंड सेट है, वो जब तक वो हम तब्दील नहीं करेंगे ये बातें हम करते रहेंगे। हम गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, ऐसे ही गुफ्तगू हमारी एगैलिटेरियन होती है, लेकिन हमारा अमल जो है वो अग्रेरियन होता है। अच्छा खालिद रांझा साहब, पुलिस पर इल्ज़ामात बहुत लगते हैं उनके रवैये के हवाले से कि पुलिस की जानिब से ज़्यादतियाँ की जाती हैं। इस रवैये का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? पुलिस फोर्स को समझते हैं या हुकूमतों को समझते हैं जो भी सियासी हुकूमत आती है पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है? अगर आज आपकी फौज बेहतर है, ये बेहतर है बिकॉज ऑफ ककूल अकेडमी। वहां पे जो पासवर्ड है डोंट गेट कॉट, झूठ नहीं बोलना। तो जब ये 16 साल के 18 साल के बच्चे को अब ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे कि झूठ नहीं बोलना, तो ही विल बी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो पुलिस में मैं समझता हूँ ना ये सोच है ना हम चाहते हैं, हम चाहते भी नहीं कि पुलिस ऐसी हो जो सही काम करे। वहाँ हम उससे ज्यादती करवाते हैं, तजावज़ कराते हैं, फैंटी लगवाते हैं कि आप जितना मर्जी इल्म दे लें इनको, जितनी मर्जी तालीम दे लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जो कैडेट्स हैं आपके यहाँ, जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके ज़हन से खौफ निकालें पोस्टिंग ट्रांसफ़र का। कभी जो फौज में कभी किसी कैडेट ने कहा जी मुझे फलान जगह ना भेजे, हाँ जी बिल्कुल, या फलान जगह भेज दे, लेकिन यहाँ पे इसलिए उनकी ट्रेनिंग ये है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग ये है कि जी जो ही मेरी ट्रांसफ़र होती है पीछे सिफारिश शुरू हो जाती है। और हमने देखा कि MNAs ने पार्टियाँ तब्दील की हैं इस बात पे, जी मुझे आप फलान DSP दे दे, मुझे फलान थानेदार दे दे और मैं पार्टी तब्दील कर लेता हूँ, इसलिए कि उनसे उन्होंने सारे गलत काम करवाने होते हैं। और ये एक सोच है, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र का खौफ है, ये हमारी एकेडमीज नहीं निकालती इनके जहन से। सही, निज़ाम इंसाफ पे हमारे सवाल है, क्योंकि उसी की वजह से वो हर तबका पिसता है, चाहे वो पुलिस का तबका है, चाहे वो आम आदमी है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, अवाम की नज़रों में पुलिस की बेतौकीरी की एक बड़ी वजह पुलिस का सियासी किरदार है। अवामी नुमाइंदगी के दावेदार सियासी रहनुमा अवाम की खातिर पुलिस का सियासी इस्तेमाल तर्क क्यों नहीं कर देते, इसी पर हमने बात की है वज़ीर आला सिंध के मुशीर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब से, वो आपको दिखाते हैं। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में शहरियों को ये बताऊंगा कि जो रियासत है ना, वो एक बिल्डिंग की मानंद होती है। उस बिल्डिंग के 3 पिलर हैं, एक हुकूमत है, एक असेंबली है और एक जुडिशरी है। इन तीनों पिलर्स को मिलकर काम करना है ताकि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे। अगर तीनों पिलर्स सही तरीके से काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, तो वो बिल्डिंग स्टेबल नहीं होगी। और बदकिस्मती के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ अच्छी कानून साजी होती है तो उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जब अदालत में कोई जाता है तो उसके फ़ैसलों में इतना टाइम लगता है। कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा कार्रवाई करता है, कार्रवाई करने का पकड़ लेता है तो उस मुलजिम की जल्दी बेल हो जाती है या उसको छोड़ दिया जाता है।
तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हम सबको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हमारा अपना क्या किरदार है। मैं समझता हूँ हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, यस। कानून साज असेंबली को कवानीन ऐसे बनाने की ज़रूरत है कि यस चीज़ों को आसान किया जाए, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस बंदे पकड़ रही है, कानून नाफिज करने वाले बंदे पकड़े जा रहे हैं और पकड़ने के बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद किसी की बेल हो जाती है, फौरी तौर पर बेल हो जाती है, और आगा सिराज दुरानी की 2-2 साल तक बेल नहीं होती, आसिफ जरदारी साहब की 12 साल तक बेल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि तीनों पिलर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी इन चीज़ों को हम एंड टू एंड अचीव कर पाएंगे। दुनिया भर के अंदर जो साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस जो पंजाब पुलिस है वो इन टूल्स को इस तरह यूज़ नहीं करती, बल्कि आज भी रवायती जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल करती है। ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है? ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए पॉसिबल नहीं है अब कि वो जो टूल्स अवेलेबल हैं, मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं, साइंटिफिक मेथड्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ ना करें। इन्वेस्टिगेशन जितनी भी है वो प्राइमरीली है ही सारा एक साइंटिफिक काम। अगर आप पुराने दौर में भी देखें, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो रवायती तरीका वो ये होता था कि जी पुलिस ने बंदा पकड़ा, उससे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चला गया। लेकिन अब ये है कि जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस किसी की आई विटनेस अकाउंट भी हो सकता है, और उसके साथ साथ देयर आर मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एविडेंस जो कि इस ज़माने में कलेक्ट करनी आसान भी बहुत हैं और दे आर वेरी वेल इन वोग। जैसे डीएनए टेस्टिंग कॉस्टली है, दैट इज़ ट्रू, और लेकिन मेरा ये ख्याल है इन माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 2 दफ़ा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर रहा हूँ, कि हर वो केस जिसमें हम समझते हैं एज अ पुलिस डिपार्टमेंट और एज इन्वेस्टिगेटर कि इसमें हमारे पास सस्पेक्ट डीएनए मटेरियल मौजूद है, तो हम डीएनए टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाते हैं। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी हो डीएनए के लिए तो लैब ने हमें रिफ्यूज़ किया हो। पीएफएस इज़ वेरी वेरी कोऑपरेटिव, और मैं ये समझता हूँ कि दे हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2-3 तरह की हैं। एक तो वो ट्रेनिंग है जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, जब कोई बंदा भर्ती हुआ, हमने एक सब इंस्पेक्टर को आईओ बनाना है, भर्ती किया, तो उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग वो कोई तकरीबन 2-2.5 साल के ऊपर मुहित होती है, उसमें फील्ड की ट्रेनिंग भी है, सारा कुछ है। दूसरी हमारी ट्रेनिंग है कि जो ड्यूरिंग सर्विस, इन सर्विस जब उसने प्रमोट होना है तो उसकी फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है वो हम करते हैं। ये हमारे जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, वो करते हैं, और ये ट्रेनिंग जो हैं ये मैंडेटरी हैं। अच्छा, शोधा की जो फैमिलीज़ हैं इनके लिए आप क्या करते हैं? आप कितने फंड्स उनको देते हैं और क्या मराद है जो आप उनको देते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रूल्स हैं, जो हमारे लेटेस्ट कंपनसेशन रूल्स हैं 2017 के, उसके मुताबिक शहीद की 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो हैं जो बराह रास्त बम ब्लास्ट में या दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए, एक वो हैं जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स के साथ, समाज दुश्मन अनासर के साथ मुकाबलों के दौरान शहीद हुए, और तीसरे वो हैं जो फ़राइज़ की बजा आवरी के दौरान सफ़र करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, कैदियों को ले जाते हुए नकलो हमल के दौरान जो है वो लोग एक्सीडेंट्स का शिकार हुए और वो शहीद हुए। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। एक चीज़ लैकिंग थी, जैसे कहा कि शहीद की फैमिली को तो खातिर खा लुक आफ्टर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें जो निगलेक्टेड थे वो हमारे वो गाजी थे जिनकी अभी मैंने बात की है कि जो लोग ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मी होने के बाद कुछ ठीक हो गए और कुछ मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो गए, तो उनके लिए हमने देखा कि रूल्स में वो एक किस्म के नज़रअंदाज हो रहे थे। तो आईजी साहब की हिदायत पे हमने 1 हफ़्ते के अंदर उनके लिए रिवाइज्ड पैकेज तैयार किया और वो गवर्नमेंट को भेजा है, इंशाल्लाह जल्द अप्रूव हो जाएगा। अब अपने हॉस्पिटल पे भी हम गौर कर रहे हैं और इस पे भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। ये एक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे पुलिस के छोटे हॉस्पिटल्स जो हैं वो मुख्तलिफ अजला में कायम है। उसके अलावा ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने के लिए बहुत वसाइल दरकार होते हैं, लेकिन ये सोच और ये कमी बिल्कुल मौजूद है जिस पे हम अभी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इलाज करवाते हैं सरकारी अस्पतालों से या इवन प्राइवेट से, उनके लिए वो हमें क्लेम भेजते हैं। उसके लिए तमाम बीमारियों का ट्रांसप्लांट है, अगर हार्ट की सर्जरी है, किडनी लीवर का ट्रांसप्लांट है या कैंसर के पेशेंट्स है, उनको हमारा रेट मुकर्रर है। हम इवन 15 लाख तक, 20 लाख तक या इससे भी ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है तो हम उनको मदद दे रहे हैं। एक तो देखिए जी, इंसान जो बहुत बड़ा वाक़या है, मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस फोर्स का 9/11 मैं इसको कहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत एक
इर्रिपेरेबल लॉस है। तो अदा के पैकेज का ताल्लुक है तो वो मैंने आपको बताया कि वो 1 करोड़ रुपए है, नकद 1 करोड़ रुपए जो उसके वर्सा को उनको मिलते हैं। और अगर उसकी उम्र 47 साल है तो अगले 13 बरस जो है, यानी जब तक वो 60 साल का नहीं वो शख्स होता, यानी उसकी 60 साल पे उनको रेगुलर तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद जो है उनको रिटायरमेंट की एज के बाद पेंशन मिलेगी। हमारा पुलिस पब्लिक स्कूल है जिसमें पुलिस के अलावा भी पब्लिक के लोग भी जो है वो वहाँ पे जो है तालीम जो है वो हासिल करते हैं, और उसमें शुहदा को जो है ऑब्वियसली उसमें प्रेफरेंस दी जाती है और उनके लिए बच्चों के लिए मुफ्त वहाँ पे इस स्कूल में, चूँकि ये एक स्कूल तो केटर फॉर नहीं करता और शुहदा कोई सिर्फ पेशावर से तो नहीं है, लेकिन ये पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि पुलिस अपना हॉस्पिटल जो है वो रन कर सके। अब अगर मिलिट्री करती है तो मिलिट्री का पूरा उनका एक मेडिकल कोर है जिसको एक जनरल जो है वो कमांड करते हैं, और हर जगह पे वो जो है उनके CMH जो है वो सिग्निफिकेंट जगहों पे मौजूद होते हैं। ना हमारे पास वसाइल हैं और ना हमारे पास कोई ऐसा कोई कैडर है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मैंने सुनो टीवी की जो अच्छी बात मैंने देखी वो एक मिशनरी ज़ील है, वो इस्लाह है कि कैसे हम यहाँ पर तब्दीली लाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम समाजी तब्दीली नहीं लाएंगे, और वो समाजी तब्दीली जो है वो रवैयों की तब्दीली के बगैर आ नहीं सकती। मुझे इस चीज़ पे बहुत खुशी हुई इंटरेक्शन करके आपकी टीम के साथ कि सुनो टीवी का ये जो जज्बा है, ये पुलिस का जो इमेज है सोसाइटी में, मैं खुद एक 27 बरस हो गए और एज अ पुलिस ऑफिसर, और मैंने दोनों में चूँकि काम किया, मीडिया के साथ एक्टिवली काम किया, मैं लिखता भी हूँ और मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे पुलिस में आके फिर एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी कि पुलिस और मीडिया आपस में इंटरैक्ट करते हुए, इतना करीब होते हुए भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो फिर एक शक और शुबे का जो एक रिश्ता होता है वो रहता है उसमें। मैंने आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन किया, मुझे इस तरह की कोई फीलिंग नहीं हुई, और मैं इसकी सताइश करता हूँ कि आप ज़रूर जो है बुराई की निशानदेही करें, लेकिन जो अच्छा काम है, जो अच्छाई है, कि हम कैसे जो है वो एक मुस्बत तब्दीली, सोच की तब्दीली जो है वो कैसे ला सकते हैं। मैं दुआ गो हूँ आपकी कामयाबियों के लिए और आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, पुलिस एक इदारा और एक मिशन जिसे एक जानिब मसाइल के कोहे गिरां का सामना है तो दूसरी तरफ बेइंतहा जिम्मेदारियों का बोझ पीठ झुकाए हुए है। सियासतदानों के हाथों में पेंडुलम की तरह झूलती पुलिस बाज़ औक़ात नौकरी बचाने के लिए आवाम की उम्मीदों के बरखिलाफ कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बावजूद अमन आमा के लिए कम वसाइल और मुश्किल हालात में पुलिस की बेशबहा कुर्बानी और शहादतों से इनकार कैसे मुमकिन है? काम का दबाव, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स, तवील ड्यूटी, घर से दूरी, घर की परेशानी, कम तनख्वाह में मुश्किल गुजारा और अफसरों की डांट डपट। यकीन जानिए, एक आम पुलिस वाले के शबो रोज एक आम पाकिस्तानी से कतई मुख्तलिफ नहीं। गुजारिश है कि इसे अपने दिल से करीब रखिए, अपने एहसासात में जगह दीजिए, इसके मसाइल को समझिए और इसकी मजबूरियों को जानिए, क्योंकि ये भी उतना ही मजबूर और महरूम है जितने आप, मैं और 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।